बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की घोषणा की है। और ये कार्यक्रम क्या है? भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, है ना। और देश भर में अधिक से अधिक बालिकाओं को प्रवेश करके इसमें सुगम बनाना, इस कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ना। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? बालिकाओं और महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, इसको कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। साथ ही इस कार्यक्रम के तहत उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियां हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, यानी नौकरियों के लिए भी कराया जाएगा। अब आता है महिलाओं के लिए 150 नियोजित स्थानों पर स्टेम प्रयोगशाला निर्मित की जाएंगी, जो स्टेम क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए रुचि को जागृत करेंगी। अब आगे देखते हैं, ऐसे ठीक इसी प्रकार BEITC परिषद, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। अब यहाँ कितने रुपए निवेश हुए हैं? तो 1600 करोड़ रुपए निवेश से, और 43 एकड़ क्षेत्र में इसको निर्मित किया गया है। बोइंग क्या है? अमेरिका के बाहर इस तरह का पहला निवेश है बोइंग द्वारा बनाया हुआ अमेरिका से बाहर, क्योंकि बोइंग जो है अमेरिकाई कंपनी है। बोइंग की सबसे बड़ी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा अमेरिका के बाहर स्थापित होने वाली ये पहली संस्था है। ध्यान रहे, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री जी ने तुमकुर कर्नाटक में हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित किया था। तो एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा थी। एक और बात है, स्वाति पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाति पोर्टल क्या है? इसमें हम देखें तो 11 फरवरी 24 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित इंडियन नेशनल साइंसेज एकेडमी INSA में स्वाति नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया। स्वाति का पूरा नाम है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी ऑफ एंड इनोवेशन, स्वाति। अब स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग और मेडिसिन, स्टेम में भारतीय महिलाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल स्वाति लॉन्च किया गया। यह अपनी तरह का एक ऐसा पोर्टल है, यह पोर्टल संपूर्ण संवादात्मक डाटाबेस है। यह राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो स्वाति पोर्टल भी हो गया। अब आते हैं चुनावी बॉन्ड योजना। आपको पता होगा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदा देने का एक बहुत बढ़िया एक चुनावी बॉन्ड सिस्टम है। तो 2 फरवरी 2008 को केंद्रीय वित्त मंत्री के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा RBI अधिनियम 1934 की धारा 31(3) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना था। अब केंद्र सरकार का मत था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के लिए दिए जाने वाले वित्त पोषण में काले धन के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकेगी, यह सब मानना था, पर ऐसा हुआ नहीं। 15 फरवरी 2024 को उच्चतम न्यायालय की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही इस योजना को रद्द किए जाने का निर्णय भी ले लिया कि ऐसा नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय की जो 5 सदस्यीय जो खंडपीठ थी, इसके कौन कौन हमारे न्यायाधीश थे? तो DY चंद्रचूड़ साहब, संजीव खन्ना जी, भूषण रामकृष्ण गवई और JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा जी, ये 5 लोगों की खंडपीठ ने ये निर्णय सुनाया। अब उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। पहला तो आधार यही दे दिया। दूसरा, न्यायालय ने एक नए चुनावी बॉन्ड के जारी करने पर रोक भी लगा दी। तो इस प्रकार चुनावी बॉन्ड योजना जो कई धाराओं को, आप इसमें देख लेना, कई बहुत सारी धाराओं का इनको, इसके अंदर बहुत सारी धाराओं को रद्द किया गया है। सारी देख लीजिएगा, चाहे वो लोक प्रतिनिधित्व वाली धारा हो, चाहे वो हमारी वित्त अधिनियम हो, चाहे कंपनी अधिनियम हो, वित्त अधिनियम 17 वाला हो, या आयकर अधिनियम और वित्त अधिनियम 17 की धारा 11, इन सबको रद्द कर दिया। अब आता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(1) में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट वित्त पोषण की अनुमति प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया। तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि इस प्रकार ये चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है। पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करता भारतीय स्टेट बैंक के 12 अप्रैल 2019 को अब तक के खरीदे गए चुनावी बॉन्डों के वितरण का विवरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए। एक चीज़ और देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने क्या खुलासा करके क्या प्रस्तुत कर दिया। ये बताया है कि 5 राजनीतिक दल वो हैं, ये वाले आप सूची देख रहे होंगे, जिनको सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त हुआ है।
ठीक है, करोड़ में है। सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है 6060 करोड़, कांग्रेस को 1609 1421 और तृणमूल कांग्रेस को 1609 और भारतीय राष्ट्र समिति BRS को 1214 और बीजू जनता दल को 775। और देने वाली कंपनियों देखेंगे तो फ्यूचर गेमिंग ने 1368 दिया, मेगा इंजीनियरिंग ने 966 दिया, क्विक सप्लाई चेन ने 410 दिया और वेदांता ने 400 और हल्दिया एनर्जी ने 370 रुपये, करोड़ों में है ये इनको जो है चुनावी बॉन्ड के रूप में उन्होंने दान दिया है राजनीतिक पार्टियों को। चुनावी बॉन्ड क्या होता है? यह एक बचत पत्र है, यानी कि एक प्रोमिसरी नोट के रूप में होता है। ये धारक के लिए बैंकिंग उपकरण होता है। इसे खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता। बड़ी क्वालिटी है इसमें, किसने किसको दिया पता ही नहीं। चुनावी बॉन्ड को किसी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, वह एक बस भारत का नागरिक हो। मैंने खरीद लिया और मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के लिए चंदा के रूप में दे दिया। अब ये 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ के मूल्य वर्ग में होता है। 5 मूल्य वर्ग हैं इसके, ध्यान रखना। 15 दिनों तक ही वैध होता है, इसके बाद ये निरस्त हो जाता है अपने आप। भुनाने वाला 15 दिन के अंदर ही भुना लेगा। ये बॉन्ड अप्रतिदेय है, ये नॉन रिफंडेबल है। मैंने खरीद लिया, मैंने बीजेपी को दे दिया 10 लाख रुपए, तो अब वो 15 दिन के अंदर भुगतान कर लेगा। अगर नहीं किया और मैं गया दोबारा बैंक में तो वो नॉन रिफंडेबल ही होगा, पहले से नॉन रिफंडेबल होगा। बहुत अच्छा तरीका है ये, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। भारत रत्न 2024 भारत रत्न विजेताओं की घोषणा की गई। ध्यान रखें, ये इस बार 5 लोगों को ये पुरस्कार की घोषणा की गई है। मुख्यतः मूल इसके बारे में जानते हैं तो भारत रत्न पुरस्कार जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 1954 से शुरुआत किया गया। अब तक 53 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 48 पुरुष हैं और 5 महिलाएं। कमेंट करके 5 महिलाओं का नाम बता दो बस तुम। अब आता है 30 मार्च 2024 को 4 लोगों को घोषित किया गया और अगले दिन एक आदमी का नाम अडवाणी जी होंगे, वो लास्ट में घोषित किए गए। 4 कौन कौन थे ध्यान रखिएगा? कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी चरण सिंह जी, PV नरसिम्हा राव जी, MS स्वामीनाथन जी। एक अगले दिन को हमारे जो घोषित किया गया लालकृष्ण अडवाणी जी को घोषणा की गई। आगे देखते हैं, अडवाणी जी को छोड़कर 4 विभूतियों। अडवाणी जी ऐसे भी हैं जो जिंदे हैं, जीवित हैं मतलब, और बाकी 4 हमारे जो है एक्सपायर हो चुके हैं। अब PV नरसिम्हा राव जिंदे जीवित नहीं थे तो इनके स्थान पर किसको दिया गया? तो उनके सुपुत्र PV प्रभाकर राव को दिया गया। चौधरी चरण सिंह जीवित नहीं तो उनके पौत्र जयंत चौधरी जी को दिया गया। अगर MS स्वामीनाथन जी नहीं रहे तो उनकी जगह इनकी पुत्री डॉक्टर नित्या राव को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जीवित नहीं रहे तो उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी ने यह पुरस्कार ग्रहण किए। समझ रहे हो? अब आगे चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ये राजनीतिज्ञ हैं, शिक्षक भी हैं, जननायक हैं। देखो इन्हीं के नाम पे जननायक रेल बनाई गई थी, ऐसा मेरा मानना है। देख लूंगा एक बार। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की याद में बिहार में इन्होंने देखो 1978 में एक मुंगेरी लाल आयोग बनाया था, जो कि पिछले वर्ग के लिए उत्थान के लिए ऐसा किया था उन्होंने। और एक चीज़ और, इनकी याद में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर देखो ये रहा, कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय बनाया गया। इन्हीं के नाम पर जननायक एक्सप्रेस प्रारंभ की गई, जो कि दरभंगा जंक्शन से अमृतसर तक जाती है। तो बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे बिहार के, नई जाति से थे। अब आगे आते हैं लाल कृष्ण अडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे देश के और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी काम करते रहे और तमाम रथ यात्राओं के नेतृत्वकर्ता लाल कृष्ण अडवाणी जी ही रहे। आगे चलते हैं चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 को से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 6 महीने के आप लगा लीजिए, 6 महीने भी पूरे नहीं कर पाए, 14 दिन कम ही रहे। और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले भारतीय लोकदल पार्टी के स्थापनकर्ता और उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार। इन्होंने ही जो पटवारी और लेखपाल नामों का, जो पटवारी शब्द के बाद लेखपाल जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, आप देख लीजिएगा, इन्हीं के द्वारा है। किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। PV नरसिम्हा राव जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे देश के और व्यापक आर्थिक स्तरीकरण की नीति अपनाने वाले व्यक्ति और भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक माने गए। PV नरसिम्हा राव, इन्हीं के काल में देश में जो हमारा जो मिड डे मील योजना है, इन्हीं के काल में प्रारंभ की गई। 1993-94 में किए गए 73वां और 74वां जो संशोधन है ना, वो इन्हीं के काल में हुआ। जो LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि इनके काल में मनमोहन सिंह जी थे वित्त मंत्री, तो उनके काल में ये सब कुछ किया गया LPG वाला, तो सिंह राव सुधार के नाम से, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री रहे अच्छे। अब आते हैं MS स्वामीनाथन, जो वास्तविकता में मेरा ऐसा मानना है कि ये व्यक्ति वास्तव में नोबेल के पुरस्कार के योग्य थे, सबसे योग्य। ये कृषि वैज्ञानिक थे, इन्होंने भारत में हरित क्रांति पर उनके कार्यों के लिए जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक हैं।
टाइम मैगजीन ने इन्हें 20वीं सदी में सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक माना। 1988 में चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई। इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है, पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, पद्म श्री भी इन्हें मिल गया है। विज्ञान संबंध जुड़े हुए कई पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। तो वास्तव में ये योग्य थे। चलिए अब आता है डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। हाल ही में डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कौन सा? देखो, खारे पानी या मीठे पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन नदियाँ जो मछलियाँ जो कि स्तनधारी समूह की हैं, और ये 6 जीवित प्रजातियाँ हैं पूरे विश्व में। अमेजन, सिंधु, गंगा, इरावदी और तुर्की और यांगत्से, यानी कि ये 6 जो प्रजातियां हैं डॉल्फिन की अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। हमारे देश में ये देखिए गंगा डॉल्फिन पाई जाती है और अलग अलग देशों में पाई जाती है, सिंधु डॉल्फिन भी पाई जाती है। कुल मिला के एक चीज़ और है कि जो प्रजाति वैजी या चीन नदी डॉल्फिन है, एक ऐसी जिसको विलुप्त 2006 से घोषित कर दिया है, वैजी। अब स्मरणीय तथ्य क्या है? 4 मार्च को 24 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया, जो कि पटना में किया। एशिया में भी अपनी तरह का ये पहला केंद्र बन गया। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का लक्ष्य डॉल्फिन अनुसंधान के लिए व्यापक सुविधा उपलब्ध कराना है, उपकरणों की आवश्यकता को उपलब्ध कराना है, डॉल्फिन की भोजन संबंधी आदतें, बदलते पर्यावरण अनुकूलता को भी अध्ययन किया जाना है इसके अंतर्गत। अब आता है नदी डॉल्फिन की संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा की गई। 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों में विश्व के नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बगोटा में एक ऐतिहासिक सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए, जिसे ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर द रिबन डॉल्फिन वाई 2030 के नाम से 11 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। वो 11 देश कौन है? 6 देश तो दक्षिणी अमेरिका के हैं। देखते हैं कौन कौन है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला, ये 5 हैं, और बोलीविया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 देश। बाकी भारत, कंबोडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये हमारे एशिया के हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। डॉल्फिन के विषय में आपने पढ़ लिया। बैजी डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया, ये खत्म हो गई है, यानी कि विलुप्त हो गई है। अब आता है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है सुदर्शन सेतु। देवभूमि द्वारका गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जिला है। द्वारका नगर हिंदुओं के 4 पवित्र स्थलों के लिए एक जाना जाता है, जिसमें कौन कौन से हैं? 4 हिंदुओं में से एक है। कौन कौन से हैं? जैसे बद्री धाम हमारा उत्तराखंड में, द्वारका धाम द्वारकाधीश गुजरात में, और पुरी धाम हमारा है उड़ीसा में, जो कि जगन्नाथ मंदिर के लिए है, और रामेश्वरम तमिलनाडु में। 4 में से एक द्वारका है। अब द्वारका देवभूमि द्वारका के स्थित बेट द्वारका के एक छोटे द्वीप पर स्थित लगभग 9 किलोमीटर लंबा और 5 से 2 किलोमीटर चौड़ा एक द्वीप है। इस द्वीप पर एक मंदिर बना हुआ है। इस द्वीप को बेट द्वारका कहते हैं। तो यहाँ से जोड़कर ओखा तक एक पुल बनाया गया है। नौका टर्मिनल चलते थे पहले, अभी क्या पुल बना दिया है। बेट द्वारका द्वीप से लेकर मंदिर और समुद्री तटों तक एक द्वारका पुल बनाया गया है, बेट द्वारकाधीश मंदिर तक। 25 फरवरी जी को सेतु का उद्घाटन किया मोदी जी ने इस सेतु का। तो यह सेतु ओखा मुख्य भूमि से बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। 7 अक्टूबर 2017 को मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसकी कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर, जिसमें 900 मीटर लंबा तो केबल का एक पुल भी है, केबल पुल बना हुआ है, केबल सेतु है। इसमें 4 लेन हैं, ध्यान रखना है आपको, 4 लेन का है। 27.20 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर का फुटपाथ भी है। सेतु निर्माण द्वारका से लेकर बेट द्वारका के बीच यात्रा के लिए समय को घटाता है। ये जो पहले 2-2.5 घंटे लगते थे, अब मात्र 15 मिनट के अंदर वहाँ पे कितने 5-7 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहज योजना। अब इसमें क्या है, ये किसानों के संबंध में प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहज योजना के तहत में अब इसके लिए 20,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देश का सबसे बड़ा निवेश है ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में। उत्तरदायी नीली क्रांति को केंद्र पर रखते हुए बनाया गया है। 5 वर्षों की अवधि इसको दी गई है, 2020-21 से लेकर 24-25 तक। 10 सितंबर 20 को ये लॉन्च की गई थी मत्स्य आपदा। अब इसमें नया परिवर्तन करके प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहज योजना लॉन्च कर दी है। 11 सितंबर 2024 को ये केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजना है। ठीक है, 4 वर्षों की अवधि के लिए ये क्रियान्वित की जाएगी मत्स्य क्षेत्र के औपचारिक बनाने के लिए। अब आता उत्तराखंड में समान सिविल संहिता, यानी कि ये यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और द सिटीजन्स के लिए लागू कर दिया गया। देखो, उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। आपको पता ही होगा कि भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन है, क्योंकि ये डीपीएसपी में रखा गया है। तो राज्य की जिम्मेदारी है वो इसको लागू करे।
या ना करे उसकी इच्छा भी है। तो सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू कर दिया है इस आर्टिकल 44 के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड को। भारत में इसका अर्थ भी जान लो, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म जाति को हो के लिए कानून समान स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। कोई भी धर्म के हो कानून तो आप एक ही मानेंगे नागरिक वाले। स्मरण तथ्य का 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की विधानसभा द्वारा नागरिक संहिता विधेयक को पारित कर दिया। 6 फरवरी को विधेयक समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड 2024 के शीर्षक से विधानसभा में प्रस्तुत भी किया गया और यह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया। 11 मार्च को संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तराखंड के विधेयक को स्वीकृति भी दे दी 11 मार्च को। इस प्रकार उत्तराखंड का अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2024 के रूप में 12 मार्च 2024 को अधिसूचित प्रकाशित कर दिया गया है अधिसूचना में, यानी इसको जो है इसके नोटिफिकेशन भी इसका निकाल दिया। यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 का उद्देश्य है कि विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध और विषयक कानूनों और तत्संबंधी मामलों में इनको नियंत्रित और विनियमित करता है। इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र पर, ध्यान सारे उत्तराखंड पर लागू होगा या उन पर भी लागू हो जाएगा जो उत्तराखंड के निवासी हों, पर जो क्षेत्र से बाहर अधिवासी तो कहीं और भी रहते हों, पर ध्यान रहे या किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। 386 खंड के 25 के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है, 342 के अंतर्गत ही बता रहा हूँ। चलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर में देखते हैं, इसका प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अब ये किसके द्वारा की गई है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा 5 फरवरी 2020 को जब मोदी जी ने लोकसभा में एक न्यास के गठन की घोषणा की। 5 अगस्त को मोदी जी ने राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी। 5 अगस्त को आधारशिला रखी। 5 फरवरी को इसका जो है लोकसभा में इसका गठन किया गया। 22 जनवरी को मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भगवान राम के बाल रूप की विग्रह की विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की। इसके समय आनंदीबेन पटेल उपस्थित थी, योगी आदित्यनाथ जी थे, डॉक्टर मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास जी उपस्थित रहे और अन्य भक्तगण वहाँ पहुँचे थे। ध्यान रखना है कि ये मोदी जी 11 दिन पहले से यम नियम में का पालन करने लगे और 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान मोदी जी ने देखो कला मंदिर, पंचवटी धाम, पवित्र त्रिपेयर मंदिर, रामेश्वरी मंदिर, वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु वाला, श्री अरुलमिगु रमनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम वाला, गुरुवायूर मंदिर केरल वाला और कोठंडा रामास्वामी मंदिर धनुषकोटी वाला जैसे स्थान पर मोदी जी ने यात्रा की और पहले से ही भगवान राम की शरण में चले गए। और उन्होंने फिर 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल राम जन्मभूमि 22 को तो उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा की, 24 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा पर एक प्रस्ताव पारित किया। अब श्री राम लला की प्रतिमा के विषय में जानते हैं। यह प्रतिमा 18 जनवरी 2024 को स्थापित की गई है, जबकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। राम लला की प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्णशिला मंदिर यानी काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। मूर्ति का श्री राम लला की मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम है। श्री राम लला की मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट है। श्री राम लला की प्रतिमा में 5 वर्ष के आयु के श्री राम लला की खड़ी मुद्रा को दर्शाया गया है। श्री राम लला को कमल के फूल के आकार के आधार पर खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। श्री राम लला के दोनों तरफ भगवान विष्णु और 10 अवतार दिखाए गए, भगवान विष्णु जी के 10 अवतार दिखाए गए, मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, ब्राह्मण, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध और कल्कि तो संबल में आएंगे भी। चलो, मूर्ति के ऊपरी हिस्से में सूर्य भगवान और दोनों तरफ के गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है, चक्र बना हुआ है और गदा आदि बने हुए हैं। निचले हिस्से में एक तरफ हनुमान जी, दूसरी तरफ गरुड़ जी हैं। रामलला की प्रतिमा में के मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगीराज जी हैं। थोड़ा ध्यान रखना है, अरुण योगीराज जी ने इसे बनाया है। यह प्रतिमा इस प्रतिमा का नाम है बालक राम प्रतिमा। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में जानते हैं। यह परंपरागत नागर शैली में बना हुआ है। इसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट, 3 मंजिला, प्रत्येक मंजिल 20 फीट की, 392 खंभे, 44 द्वार। श्री राम जी की बाल रूपी प्रतिमा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। ठीक है, गर्भगृह में प्रतिमा होगी और प्रथम तल पर दरबार होगा। 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंडपों को पार करने के बाद श्रद्धालुओं को गर्भगृह मिलेगा, आयताकार परकोटा मिलेगा जो कि 732 मीटर और 14 फीट चौड़ा, 732 मीटर का लंबा। परकोटे के चारों कोने पर भगवान राम, भगवान सूर्य, माँ भगवती और भगवान शिव और गणपति की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। समीप में पौराणिक काल के सीता कूप का मंदिर के समीप में कूप बनाया गया है, सीता कूप। और मंदिर के
जो और भी मूर्तियाँ स्थापित की गई, जैसे करने का प्रस्ताव है, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी की, महर्षि वशिष्ठ जी, महर्षि विश्वामित्र जी और महर्षि अगस्त्य जी, निषाद राज जी, माता सबरी और ऋषि पत्नी अहिल्या देवी को समर्पित किया गया है। ठीक है, समर्पित होंगे। तो मंदिर निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है, पत्थर, लकड़ी, पीतल और ऐसी वस्तुओं का प्रयोग में लाया गया है। गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया है और गुणवत्ता वाली लकड़ी, जो बढ़िया लकड़ी, महाराष्ट्र से लाई गई है। पत्थर राजस्थान से लाया गया है। तेलंगाना से ग्रेनाइट पत्थर लाया गया है। ब्रॉसवेयर उत्तर प्रदेश से लाए गए, यानी कि जो भी हमारा पीतल का जो काम हुआ है वो उत्तर प्रदेश से। जैसे घंटा हम कहें तो एटा के जलेसर से गया है घंटा, बड़ा वाला घंटा। 42 घंटियाँ तमिलनाडु से लाई गई हैं और लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद से लाए गए। ठीक है, मुख्य ये चंद्रकांत सोमपुरा इसके जो है चीफ आर्किटेक्ट हैं हमारे आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा। जन्मभूमि मंदिर की एक अनोखी विशेषता है कि इसमें सूर्य तिलक तंत्र है, यानी भगवान राम का, श्री राम जी का नवमी के दिन, प्रत्येक वर्ष नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें नाम लला के माथे पर पड़ेंगी, ऐसा डिजाइन किया गया है। इसमें गियर बॉक्स या परिवर्तित दर्पणों और लेंसों का प्रयोग करके व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणें गर्भगृह तक लाई जाएंगी, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन यह व्यवस्था लाया कौन है? तो CISR भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने सूर्य तिलक को डिजाइन किया है और IIA यानी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने सूर्य पथ और प्रकाशिकी पर तकनीकी सहायता प्रदान की है। इस प्रकार मंदिर को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। आप कभी चाहे देखें, जब जिस दिन उद्घाटन हुआ तो इन लोगों ने ये वाद्य यंत्र बजाए थे। उत्तर प्रदेश के पखावज बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक की बीणा, पंजाब का अलगोजा, महाराष्ट्र की सुंदरी, उड़ीसा का मुरदल, मध्य प्रदेश की संतूर, मणिपुर का पुंग और असम की नगाड़ा काली और छत्तीसगढ़ का तंबूरा, दिल्ली की सहनाई, राजस्थान का रावण हत्ता, पश्चिम बंगाल का श्री खोल और सरोद बजाए गए और तमिलनाडु के नागरस्वरम, तविल और मृदंग बजाए गए और आंध्र प्रदेश के घटम और झारखंड के सितार, गुजरात का संतार, बिहार का पखावज और उत्तराखंड का हुड़का। तो ये सब उस दिन बजाए गए थे। चलिए आगे देखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। आगे की घटनाओं के लिए लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की नाभा सेवा अटल सेतु के बारे में पढ़ेंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण जो लॉन्च किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे और 317 अनुच्छेद के विषय में जो निर्णय आए हैं अभी, और नमो ड्रोन दीदी का ये। तो 4 खबरें आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।